ओके, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक रहेगा मैक्सवेल्स इक्वेशंस। लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल्स की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उन्होंने क्या किया था, एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया था और उसके बाद उन्होंने एक सेट ऑफ इक्वेशंस दिया था। वो सेट ऑफ इक्वेशंस क्या है, अल्टीमेटली वही बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं और जो लाइट है दैट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। तो जो उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स के लॉज को इकट्ठा किया अलॉन्ग विद लॉरेंट्ज फोर्स, मतलब एक अलग से कौन सा लॉ डला था, लॉरेंट्ज फोर्स। तो अगर हम लॉरेंट्ज फोर्स और जो बेसिक लॉज हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स के, उनको इकट्ठा करते हैं तो हमें जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस। जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं उन्होंने बेसिकली क्या किया था, उन्होंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और उनके सोर्सेज के बारे में। किस किस के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और उनके सोर्सेज के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, करंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है दैट इज सिंपल चार्ज और जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है दैट इज करंट। लेकिन करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो उन्होंने बोला था कि अगर हम एक्सेलरेटेड चार्ज ले लें, मतलब ऐसा चार्ज जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो, तो वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर देता है और मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर देता है। और वही जो एक्सेलरेटेड चार्ज है वही किसका सोर्स माना गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स माना गया था। तो जो मैक्सवेल्स थे उन्होंने इस मैक्सवेल्स इक्वेशंस की हेल्प से क्या किया, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो कौन कौन से लॉ हैं बहुत सिंपल है, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो सबसे पहला जो लॉ आता है वो आता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक या गॉसियस लॉ। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज गॉसियस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉसियस लॉ कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है आपने की होगी। तो इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है दैट इज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर ओवर अ क्लोज्ड लूप। हमारा जो पाथ है वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज। अब देखो ये जो टर्म है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। क्या बताता है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके कारण आता है, ड्यू टू द चार्ज Q। तो Q इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्लोज्ड लूप्स की फॉर्म में नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बेसिकली दैट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया नॉर्मली। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। तो अगर कोई बोले तो आप सिंपल बोल सकते हैं, आपने इसकी स्टेटमेंट्स भी लिखी हुई है, पहले पढ़ी हुई है, तो हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज Q। तो यहां से आप क्या डिराइव करा आपने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड करती है। ठीक है, तो इससे आप एक और चीज भी इस लॉ से याद रखना कि आपका आइसोलेट चार्ज एग्जिस्ट करता है। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और वापस पॉजिटिव चार्ज पे खत्म होती, तो इसका मतलब क्या होना था, वो उन्होंने क्या बनाया, क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप बनाई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट होता है पॉजिटिव चार्ज और एंड पॉइंट होता है नेगेटिव चार्ज। तो मतलब बोलने का है कि अगर आपके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज भी होगा तब भी हम बोल देंगे कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। कैसे, बाहर की तरफ जाती हुई। और अगर कहीं नेगेटिव चार्ज आइसोलेट पड़ा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी अंदर की तरफ आती हुई। ठीक है, तो क्या क्या आपने इससे पता लगाया गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। और दूसरा आपने बोला कि मोनो चार्ज एग्जिस्ट या आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट।
मतलब पॉजिटिव चार्ज भी अकेला रह सकता है और नेगेटिव चार्ज भी अकेला रह सकता है। और ये बोला कि जो चार्ज है दैट इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है आपका फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन जो हम पहले भी अपने लेक्चर्स में पढ़ी है, गॉसियस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, दूसरा सेकंड है आपकी जो मैक्सवेल इक्वेशन वो है गॉसियस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो ये क्या बोलती है? पहली वाली ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बोला, इसने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बोला। तो इसने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फ्लक्स बाहर निकला उतना ही फ्लक्स कहां हो गया? वापस आ गया। अंडरस्टैंड? तो मतलब किसी भी सरफेस में से नॉर्मली जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर जा रहा है दूसरी साइड से उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स उस सरफेस के आ जा रहा है अंदर। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस हैं दे आर क्लोज्ड लूप्स। मैग्नेटिक लाइंस क्या बनाती हैं? क्लोज्ड लूप, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी? क्लोज्ड लूप्स की फॉर्म में होंगी। और क्लोज्ड लूप कब बनेंगी? जब आइसोलेट या मोनोपोल नहीं होगा, दो पोल चाहिए, फिर नॉर्थ एंड साउथ। तो आपको पहले बताया भी हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि अगर आप एक बार मैग्नेट ले लें, ये आपका हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी। बाहर जो होगी दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और अंदर होगी साउथ से नॉर्थ। तो ये क्या बन गई? क्लोज लूप। तो इसका मतलब मैं इसको अगर मैग्नेट को बीच में से तोड़ना चाहूं और साउथ और नॉर्थ को ला करूं तो कभी नहीं होगा। अगर मैं इसको बीच में से तोड़ भी दूं तो ये दो मैग्नेट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये साउथ और ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ, और ये क्या बन जाएगा? साउथ, और ये फिर नॉर्थ बन गया। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? क्लोज्ड लूप्स की फॉर्म में। तो जो गॉसियस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है वो आपको क्या बताता है कि मैग्नेटिक लाइंस आर इन क्लोज लूप्स, और दूसरा बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो कई बार आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा आपको लिखा होगा कि गॉसियस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक स्टेट्स दैट, या गिव्स, वहां पे ऑप्शन दी होंगी कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वहां पे अगर आपकी ऑप्शन होगी तो आपने उसको याद रखना है कि हमारा जो गॉसियस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है वो ये बताता है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो ये है आपका गॉसियस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। थर्ड लॉ है फैराडेज लॉ। जो थर्ड लॉ आएगा दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये क्या बोलता था? इट स्टेट्स दैट E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। मीन्स जो आपका ईएमएफ होता है किसी सर्किट में दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो हम बात कर रहे थे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि जब भी किसी उसमें कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें बदलता है समय के साथ, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? ईएमएफ। और जो ईएमएफ होती है दैट इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ डी फाई बी अपॉन डी टी। नेगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन देता है कि वो हमेशा उसकी डायरेक्शन होती है अपोजिंग, कि जो कॉज है उससे ऑपोजिट उस ईएमएफ ने फ्लो करना है। लेकिन आपने पढ़ा होगा जो पोटेंशियल जो होता है या ईएमएफ होता है दैट इज गिवन बाय द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप। कि अगर हम कोई क्लोज लूप ले तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है दैट इज इक्वल्स टू ईएमएफ। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो ये किसके बराबर होगा? आपका जो फैराडे लॉ क्या बन जाएगा? आपका फैराडे लॉ बन जाएगा E इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आ जाएगा? माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। तो आप देखो इस इक्वेशन से आपको क्या पता चला
कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम चेंज हो रहा है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सोर्स पता चल गया। एक सोर्स तो हमें पता चला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज चार्ज, लेकिन दूसरा क्या है कि अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं चेंज हो रहा है तो दैट विल लीड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो अगली इक्वेशन आएगी वो उल्टा होगा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा और यहां पे देखना आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा। तो मतलब वही बात आ गई कि जो मैक्सवेल्स ने इक्वेशंस इकट्ठी की तो उन्होंने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब कभी भी कहीं पे भी अगर चार्ज एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगी। तो जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स जो है सिर्फ चार्ज नहीं होता है, अगर फ्लक्स का चेंज हो रहा हो कहीं पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो लास्ट इक्वेशन थी फोर्थ, वो है एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ थी और ये किसके बराबर था, ये बताता था कि आपका क्लोज लूप के ऊपर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I प्लस आई डी, वेयर आई डी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट और उसकी वैल्यू आपको पता है तो हम उसका वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, तो आपके पास आएगा I प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखो तो आपको क्या मिलेगा, देखना आपको यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स सिर्फ करंट ही नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है अगर वो समय के साथ चेंज हो। और वही हुआ था जब हमने कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स ली थी तो दो कैपेसिटर्स के बीच में करंट तो था ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे भी थी, लेकिन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या था, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर बदलता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। पिछले लॉ से हमें पता चला था कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और दोनों एक साथ चलेंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और वही जो है उस डिस्टरबेंस को या उस मूवमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैक्सवेल्स ने जब ये चारों इक्वेशंस इकट्ठी कर दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी और मैग्नेटोस्टैटिक्स की भी, तो उन्होंने इनको नाम दिया मैक्सवेल्स इक्वेशन। और ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस ही आगे क्या बना, प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन हुई थी, एक्सपेरिमेंटली तो किसने किया था, हर्ट्ज ने। जो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन दी थी वो हर्ट्ज ने दी थी इसकी, थ्योरेटिकली वो पहले ही बोल चुके थे मैक्सवेल जो है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस, तो आप बोल सकते हैं कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस गिव्स द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो हम एक बार फिर बता देते हैं आपको चार इक्वेशंस कौन कौन सी थी। तो हमारी जो सबसे पहले थी दैट इज गॉसियस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉसियस लॉ ने क्या बोला था, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, आपको यहां पे पहले सी लिखा था, आपको एस लिखना है, क्लोज सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्लोज सरफेस के लिए ही काउंट किया जा सकता है, ओपन सरफेस के लिए नहीं होता। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी हम क्लोज सरफेस के ऊपर देखते हैं दैट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज क्यू। एंड कोई पूछे कि गॉसियस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको क्या पता चलता है, तो आपने दो चीजें बतानी है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं दे आर नॉट क्लोज लूप, ठीक है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉइंट नेगेटिव चार्ज। और दूसरा आइसोलेट चार्ज एग्जिस्ट कर जाता है, आप पॉजिटिव चार्ज को भी इंडिपेंडेंटली रख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज को भी इंडिपेंडेंटली रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो लॉ था वो था गॉसियस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये बताता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज इक्वल्स टू 0 ओवर अ क्लोज सरफेस एस।
ठीक है, सरफेस के लिए S डिनोट करना है आपने। तो कोई आपको पूछे कि ये क्या बताता है, तो ये बताता है मैग्नेटिक लाइंस आर इन क्लोज लूप शेप, और इसका मतलब कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब तुम नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी मैग्नेट में से। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड जो आया था दैट इज फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बताता है ईएमएफ जो होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू जो होती है दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप। यहां पे सी लेना है, यहां पे क्लोज सरफेस के बजाय हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड लूप, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। डी फाई बी जो है, dt जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना होता है वो भी सोर्स होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। मींस इफ देयर इज मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम, डेफिनेटली देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और उसके बाद जो आपका फोर्थ लॉ था दैट इज एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ये बताता है कि आपका जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज म्यू नॉट आई प्लस आई डी, वेयर आई डी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू ये होती है। तो यहां पे आप देख रहे हैं यहां पे क्या चीज बदल रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इफ देयर इज अ चेंज या रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस लीड्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इन चारों इक्वेशंस को इकट्ठा किया, और एक अगर आप चाहें तो इसमें आप लॉरेंट्ज फोर्स वाली इक्वेशन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लॉरेंट्ज फोर्स वाली इक्वेशन क्या थी, फिफ्थ इक्वेशन अगर हम बोले तो दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स जो है वो बताता था कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी जो फोर्स होती थी, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, दैट इज क्यू ई। ये कौन सी फोर्स होती थी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो मैग्नेटिक फोर्स आती थी दैट इज क्या, वी वेक्टर क्रॉस बी। तो मतलब जब कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज, दैट इज सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये अगर आपको आएगा क्वेश्चन पेपर में कि व्हाट आर मैक्सवेल्स इक्वेशंस, तो आप फिफ्थ इक्वेशंस भी लिख सकते हैं और लास्ट में इसकी स्टेटमेंट भी लिख देना कि इट गिव्स द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आई होप आपको ये पता चल गया होगा। Thank you very much. Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahati Physics Guru.